बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लास्ट टाइम जहाँ पर यानी यूनिट नंबर 2 पर हम लोग बात कर रहे थे जिसका टाइटल फोर्स एंड मोशन था। तो उस पे लास्ट टाइम जो है वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस यहाँ तक आगे बात हो गई थी। थोड़ी सी बात मोमेंटम पे की थी, लेकिन हमें मोमेंटम पे थोड़ी डिटेल में बात करनी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले मोमेंटम पर बात करेंगे। देखिए, मोमेंटम के ना दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला, मोशंस की क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं मोशन। मोशंस की क्वांटिटी को हम कहते हैं मोमेंटम। यानी मोमेंटम का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी मोशन में होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो मोमेंटम का एक कॉन्सेप्ट तो यही है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन। बताओ, मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कह रहे हैं मोशंस की क्वांटिटी। तो अगर एक बॉडी मोशन में है और मैं कहूं कि बताओ इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो क्या मतलब, क्या बताना पड़ेगा हमें? क्वांटिटी का मतलब होता है वैल्यू, और मोशंस की वैल्यू कैसे निकलती है? याद रखोगे, किसी भी बॉडी की मोशन अगर लीनियर मोशन है तो मोशन दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक बॉडी के मास पे और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी पर। यानी मोमेंटम डिपेंड्स करता है एक मास पे और एक वेलोसिटी पर। सही है? तो मास और वेलोसिटी को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, मास और वेलोसिटी को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो मोमेंटम की क्वांटिटी निकल आती है, मोशंस की क्वांटिटी निकल आती है। यानी जब किसी बॉडी की मोशंस की क्वांटिटी की हम बात करते हैं ना, तो इसका मतलब हम कहना चाहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं, पी से लिखते हैं। ठीक है, तो फिर एक सवाल, पता कैसे चलेगा कि बॉडी का मोमेंटम बड़ा जबरदस्त है, बॉडी का मोमेंटम अच्छा है या बुरा है? वो तो जैसे मोशंस की क्वांटिटी को कह रहे हो मोमेंटम, तो मोशन से ही पता चलेगा। लेकिन मोशन से कैसे पता चलेगा? अब याद रखोगे, अगर बॉडी का मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो हम कहते हैं कि बॉडी का मोमेंटम अच्छा नहीं है। मोमेंटम तो होगा, लेकिन अच्छा मोमेंटम काउंट नहीं होता। लेकिन अगर बॉडी का मास कम है, वेलोसिटी अच्छी है, तो फिर हम कहते हैं कि बॉडी का मोमेंटम जबरदस्त है। जैसे क्रिकेट के गेम में अक्सर जब प्लेयर रन लेने के लिए भाग रहे होते हैं, फील्डर भाग रहे होते हैं, तो वहां पर कमेंटेटर्स की जबानों से ये वर्ड आपने सुना होगा कि इस प्लेयर का मोमेंटम अच्छा नहीं था, या इस प्लेयर का मोमेंटम बड़ा जबरदस्त है। मोमेंटम का मतलब होता है कि मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन, कि जो प्लेयर है उसका मास कितना है, क्वांटिटी कितनी है, और उसकी जो मूवमेंट्स है, वेलोसिटी क्रिएट कर रहा वो वेलोसिटी कैसी है। तो मास कम होगा तो खुद ब खुद वेलोसिटी ज्यादा क्रिएट होगी, तेज आसानी से क्रिएट होगी, और मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी खुद ब खुद कम हो जाती है। यानी अगर एक हैवी बॉडी है और एक नॉर्मल बॉडी है, तो नॉर्मल बॉडी तेज मूव करेगा,
या उस बॉडी को अपने आप को मूव करवाने में बड़ी आसानी होगी एज कंपेयर टू हैवी बॉडी। तो याद रखोगे, अच्छा मोमेंटम के लिए मास कम, वेलोसिटी ज्यादा। ठीक, ओके। मोमेंटम का एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, और ये केजी मीटर पर सेकेंड बराबर होता है न्यूटन सेकेंड के। और याद रखोगे, केजी मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड बराबर होता है, जो चाहो यूज करो, दोनों यूनिट बिल्कुल ठीक है। सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, और ये बराबर होता है न्यूटन सेकेंड। तो एसआई यूनिट है डाइन सेकेंड, न्यूटन डाइन सेकेंड। अच्छा, अब ये डाइन क्या है? ये फोर्स का यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। डाइन फोर्स का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। तो यही से ये भी बताओ, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन? पहले यहां से बात करते हैं। 1 kg 1000 ग्राम, सही है? ये रिलेशन तो पहले से पता है। 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? 100। देन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। कैसे? ऐसे देखो, केजी के अंदर कितने सिफर हैं? ग्राम में कितने सिफर हैं? टोटल सिफर कितना हुआ? ये क्या हो रहा है आपस में? मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई हो गए तो डाइन बना है, तो 10⁵ डाइन। ठीक, अच्छा। एफपीएस सिस्टम में स्लग फुट पर सेकेंड, स्लग फुट पर सेकेंड ये यूनिट है, और ये बराबर होता है पाउंड सेकेंड के। एलबी ये पाउंड है, ये पाउंड भी फोर्स का यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इन एफपीएस सिस्टम। ठीक, तो फिर एक क्वेश्चन, 1 slug इज इक्वल टू हाउ मच केजी? 1 slug इज इक्वल टू हाउ मच केजी, या 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच स्लग? ये तो 100 में से 99 लोगों को नहीं मालूम होता है कि 1 slug इज इक्वल टू हाउ मच केजी, या 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच स्लग। याद रखोगे, 1 slug इज इक्वल टू 14.5 kg। 1 slug इज इक्वल टू 14.5 kg। 1 मीटर में हाउ मच फुट? 3.4, पक्की बात, 3.2 फुट, 3.2 फुट, पर 3.4 करीब था। अच्छा, अब इधर देखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच पाउंड, तो कैसे आंसर दोगे? ऐसे करेंगे, लेकिन यहां तो मैंने, हाँ ऐसे देखोगे, केजी को लाओ स्लग में, केजी को लाना किसमें? तो केजी को स्लग में लाने के लिए क्या करोगे? 14.5 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? सोच के बताओ। डिवाइड करेंगे, क्यों? स्लग बड़ा यूनिट है, केजी छोटा यूनिट है, तो केजी को स्लग में लाने के लिए डिवाइड। तो ये केजी को स्लग में लाने के लिए 1/14.5 से डिवाइड, ये स्लग में आ गया। फिर मीटर को लाना है फुट में,
तो 3.2 फुट, और ये बराबर हो गया पाउंड सेकंड के। मतलब 3.2 से मल्टीप्लाई और 14.5 से डिवाइड। पर इस कन्वर्जन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। न्यूटन और डाइन की जरूरत पड़ सकती है, स्लग केजी की रिलेशन इंफॉर्मेशन की जरूरत भी पड़ सकती है, पर इसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट? रीजन देखो, हम लोग जो पाउंड का यूनिट इस्तेमाल कर, वेट का यूनिट इस्तेमाल करते हैं ना, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और न्यूटन वेट का यूनिट भी है। तो प्रैक्टिकली जो वेट का यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो करते हैं पाउंड। आज तक आपने किसी से नहीं सुना होगा कि मैं पूछूं बेटा आपका वेट कितना, आप बोलो सर मेरा वेट इतना न्यूटन है। नहीं सुना होगा। या तो पाउंड में बताओगे या केजी में। अच्छा, अब केजी तो मास का यूनिट है, वेट का तो यूनिट ही नहीं है। तो जब मैं आपसे पूछता हूं कि आपका वेट कितना है, आप बोलते हो सर दिस केजी। तो व्हाई यू आर सेइंग दिस केजी? रीजन, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के, तो जी तो कांस्टेंट होता है 9.8, और यू कैन टेक 10। तो वेट डिपेंड कर रहा है किस पे? मास पे। तो मास आप बता देते हो तो हम उससे अंदाजा लगा लेते हैं वेट कितना है न्यूटन में। न्यूटन में लेने के लिए एम जी, अगर आपका वेट फर्स्ट करो 50 केजी है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 न्यूटन हो गया। नहीं, न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन ऐसा ही यूनिट लिया हमने। पाउंड के लिए तो फिर ये करना पड़ेगा ना, निकालने के लिए। पर ऐसे याद रखोगे, आसान सा रिलेशन, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच पाउंड? 2.2 पाउंड। ये इसकी जरूरत पड़ सकती है लाइफ में। अक्सर बच्चे की बर्थ होती है, हम कहते हैं बच्चा इतने पाउंड का है, ठीक है, और केजी मिलाना है तो 2.2 से डिवाइड कर दो। या अगर डॉक्टर कहता है कि बच्चा जो है वो इतने केजी का है, पाउंड में लाना है तो 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस रिलेशन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक, चलो ये तो बात हो गई यूनिट की। अच्छा, अब एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। देखो, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट करो यहां पर अभी हम लोग मौजूद हैं, फिनोमेना क्या हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ लो। तो हम दोनों की वजह से जो इफेक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसको हम कंसीडर करें, बाकी अदर्स को इग्नोर करें। उधर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे हमें मतलब नहीं। तो मैं बोलूंगा हम तो आइसोलेट हुए हुए भाई। अक्सर होता है ना मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में, ये आइसोलेशन वार्ड है, मतलब बाहर का कोई इफेक्ट अंदर नहीं जाएगा, इसको आइसोलेट किया गया है। मतलब जो है उसका अपना है, अंदर ही है बस, बाहर से कोई इफेक्ट उसके अंदर नहीं जा रहा, या अंदर से कुछ बाहर इफेक्ट नहीं जाएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हम मोशंस की फॉर्म में बात करें, तो आइसोलेटेड का मतलब है कि बॉडी की अप्लाइड फोर्सेस आप कंसीडर करो और अदर फोर्सेस को क्या कर दो? इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। खत्म तो नहीं हो सकता, इग्नोर हो सकता है। तो बॉडी की अप्लाइड फोर्स को कंसीडर करो, अदर फोर्सेस को इग्नोर करो, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अच्छा। अब फर्ज करो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉडी आपस में कोलिजन कर रहा है। ये मास इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, फिलहाल डिफरेंट लेते हैं। ठीक है, ये दोनों बॉडी मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो वेलोसिटी होगी, मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। सही है, अच्छा। ये दोनों डायरेक्शन एक जैसे तरफ है ना, तो बाज मर्तबा जहन जाता है कि दोनों इधर जा रहा है,
आंसर इज नो। ये दो बॉडी है, दोनों बॉडी मोशन में है, मोशन में है तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को एरो से लिखते हैं, इसलिए हमने एरो बनाया है। एरो का मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये इधर जा रहा है, बस ये है कि ये दोनों मोशन में है, वेलोसिटी है। एरो का मतलब है स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, राइट। फिर फर्ज करो कि ये दोनों बॉडी आपस में कोलाइड कर लेती हैं, दोनों बॉडी आपस में कोलिजन करती हैं, कर लिया कोलिजन। तो ये बताओ सबसे पहले, अच्छा कोलिजन करेंगी तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, ये इस पे फोर्स, ये इस पे फोर्स, ऐसा ही है। जब दो बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम में कोलिजन करे तो वो कौन सी लॉ को वेरीफाई करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ये वेरीफाई करेगा कौन से लॉ को? वेरीफाई करेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन्स थर्ड लॉ को। चलो ठीक है, कोलिजन हो गया। कोलिजन हो गया तो इसने इस पे फोर्स लगाई, इसने इस पे लगाई, तो क्या कोलिजन के बाद मास तो चेंज नहीं होगा? चलो मास तो वही है। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। अब यहीं पे एक सवाल, टू इक्वल मास वाला बॉडी कोलिजन कर रहा है, अभी तो डिफरेंट था ना, m1 m2। अज्यूम कि इक्वल मास वाला बॉडी कोलिजन कर रहा है, इक्वल मास वाला भी तो कोलिजन कर सकता है ना। तो अब बताओ कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज होगी नहीं होगी? हाँ, कोलिजन के बाद वेलोसिटी दोनों की चेंज होगी, एग्री कर रहे हो? पक्की बात? सोच लो, मास सेम है, मास सेम है, तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, आंसर इज नो। चलो एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा करते हैं, मैं हूं और तुम हो, हम दोनों का मास बराबर है, फर्स्ट करो 60 kg 60 kg, हालांकि मेरा ज्यादा है, 60 kg 60 kg, मास बराबर है। मैं मूव करके आ रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड से भाग के आ रहा हूँ, तुम आ रहे हो फर्स्ट करो के 15 मीटर पर सेकेंड से, अज्यूम आगे हम दोनों टकराए, टकराने के बाद फर्स्ट करो ऐसे जा रहे हैं, तो क्या हम उसी वेलोसिटी से वापस जाएंगे? मैं 10 से जाऊंगा तो 15 से वापस जाओगे? नहीं, नहीं होगा ना, पक्की बात ना, क्योंकि तुम मुझे बहुत तेजी से आके हिट मारोगे, क्योंकि तुम तेज आ रहे थे, जैसे दो गाड़ियों का कोलिजन हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तुम तेज आ रहे थे, मैं स्लो आ रहा था, तुम मुझे तेजी से टकराओगे, मैं बड़ी तेजी से भीतर जाऊंगा, तुम स्लो जाओगे क्योंकि मेरी वेलोसिटी कम थी, इसका मतलब वेलोसिटी हर सूरत चेंज होगी। यानी ये याद रखिएगा, वेलोसिटी हर सूरत चेंज होगी, कोलिजन के बाद वेलोसिटी में तब्दीली जरूरी है, ऑलवेज चेंज, ठीक है। अब मैंने कहा एक काम करो, इन दोनों ने कोलिजन किया, इसने इस पे जो फोर्स लगाई वो लिख लो 1/2, 1/2 का मतलब है पहला लगा रहा है दूसरे पर, और इसका लिखेंगे F, दूसरा लगा रहा है पहले पर, ऐसा ही है। यानी F12 का मतलब है पहला अप्लाई कर रहा है दूसरे पर, और F21 का मतलब है दूसरा अप्लाई कर रहा है, हाँ दूसरा अप्लाई कर रहा है 1 पे पहले पर। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक दोनों बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी?
सेम नहीं, ऑपोजिट होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट। तो मैथमेटिकली ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हो? साइन, प्लस माइनस का साइन। एक प्लस तो दूसरा कौन प्लस कौन माइनस। अगर मैं ये प्लस ये माइनस ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शन रिएक्शन इक्वल और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। वो ये नहीं कहता कौन ऑपोजिट होगी कौन किधर होगा। ऑपोजिट का मतलब है एक दूसरे के ऑपोजिट। तो आप ये प्लस ये माइनस या ये प्लस ये माइनस आप ले सकते हो। ठीक, चलो अब सोच के बताना। अच्छा, एक काम और करते हैं, पहले फिर सवाल पूछते हैं। क्या दो बॉडी जब कोलिजन करता है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा? कोलिजन, दो बॉडी कोलिजन कर रहा है, क्या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वेरीफाई करेगा नहीं करेगा? करेगा। सिंपल याद रखो, न्यूटन के जो तीन लॉ हैं, लॉ का मतलब ये नहीं है कि मुझ पे अप्लाई होगा तुम पे नहीं होगा। पाकिस्तान का लॉ तो है नहीं कि इस पे होगा अप्लाई इस पे नहीं होगा। लॉ का मतलब सब पे अप्लाई होगा। मोशन है, मोशन का लॉ है तो मोशन पर अप्लाई होगा, मोशन है तो इधर भी अप्लाई होगा। तो मैंने लिखा कि F बराबर है एम ए के। तो एक ही जगह मैं लिख सकता हूं VF माइनस VI ओवर T, ऐसा ही है। मल्टीप्लाई कर दूं, ये 1 है, मल्टीप्लाई किया तो MVF माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ MVI ओवर दिस इज T। मास इंटू वेलोसिटी को क्या कह रहे हैं? मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, ये फाइनल वेलोसिटी है तो इसको बोलोगे फाइनल मोमेंटम। ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इसको बोलोगे इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। सही है। अब एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो F इसको मैंने ऐसे लिखा, डेल्टा P ओवर T। डेल्टा P मीन्स चेंज इन मोमेंटम। The alternate word of change in momentum is impulse. Good. चेंज इन मोमेंटम का दूसरा वर्ड है इम्पल्स। याद रखो, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और इम्पल्स के सारे यूनिट वही हैं जो मोमेंटम के हैं। इम्पल्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वही है जो मोमेंटम की है। और इम्पल्स को आप चाहो तो आई से लिख सकते हो, तो ये उसका फॉर्मूला भी बनता है। टी इधर आ गया, चेंज मोमेंटम को इम्पल्स लिख दिया। ठीक, अच्छा। अब अगर मैं कहूं कि मुझे दो बॉडी है कोलिजन कर रहा है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कैलकुलेट करके दो। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कैलकुलेट करके दो। यहां पे हो रहा है कोलिजन, इससे ऊपर बिफोर कोलिजन, इससे नीचे आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम इज द मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम होगा m1u1, इसका होगा m2u2, इसका होगा m1v1, इसका होगा m2v2। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो इन दोनों को क्या करोगे? प्लस करेंगे, m1u1 प्लस m2u2। और अगर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो, तो आपने इन दोनों को प्लस किया। ठीक, तो याद रखोगे कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है
अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम आपस में बराबर होगा। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सही है, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे पढ़ोगे कि when two bodies collide to each other in an isolated system, then their total momentum before collision always be equal to their total momentum after collision. This statement is called law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. Law of conservation linear momentum. राइट, चलो ये बात समझ में आ गई। अब मेरा एक सवाल, फर्स्ट करो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब बताया कि बॉडी की अप्लाइड फोर्स कंसीडर होगी, अदर फोर्स इज नेग्लिजिबल। ये कंसीडर हो रहा है, बाकी सब नेग्लिजिबल का मतलब जैसे फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, अदर एक्सटर्नल फोर्सेज है, सब नेग्लिजिबल, तो आइसोलेटेड हो गया। आइसोलेटेड में बराबर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। अब फर्स्ट करो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। तो क्या अब कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम बराबर होगा? एक सवाल, होगा नहीं होगा? आंसर इज फिर भी होगा, आंसर इज फिर भी होगा। अब यहां पे एक पॉइंट बहुत क्लियर कर लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा एग्जिस्ट करेगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो आपके लेवल पर आप आइसोलेटेड सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हो, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा तब भी वेरीफाई होगा, वो अलग बात है कि इस लेवल पर नॉर्मल सिस्टम के लिए हम कोलिजन को स्टडी नहीं करते हैं। तो आइसोलेटेड हो या आइसोलेटेड नहीं हो, दोनों सूरतों में वेरीफाई होगा। राइट, नंबर एक। चलो ठीक है, लॉ विल एग्जिस्ट, ये मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे। अब एक और सवाल, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिर्फ दो ही बॉडी के लिए अप्लाई होगा? अगर 2, 4, 6 बॉडी अप्लाई कोलिजन कर ले फिर क्या होगा? फिर भी लॉ इंप्लीमेंट होगा। राइट, मतलब ये तो इस लेवल पर टॉपिक को आसान करने के लिए या लेवल के स्टैंडर्ड के हिसाब से दो बॉडी के कोलिजन को रखा गया। कोलिजन नंबर ऑफ बॉडी परफॉर्म करे, लॉ हर सूरत एग्जिस्ट करेगा। राइट, यानी लॉ में पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एग्जिस्टेंस ना करे, ना करे। राइट, चलो ये बात हो गई। अब एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिकॉइल, ये वर्ड क्लियर करो, रिकॉइल का क्या मतलब होता है? जब मोशन पे न्यूटन का तीसरा लॉ एक्ट होता है, जब किसी बॉडी के मोशंस पर और उसके कोलिजन पे तीसरा लॉ एक्ट होता है, तो एक्शन रिएक्शन एक दूसरे क्या होता है? ऑपोजिट। तो एक्शन की वजह से जब रिएक्शन होता है तो वो हमेशा एक्शंस के ऑपोजिट होता है, हमेशा एक्शंस के ऑपोजिट होता है, और उसके ऑपोजिट होने को हम कहते हैं रिकॉइल। जैसे गन, बिल्कुल सही बात है, गन से फायर करते हैं ना,
जैसे ट्रिगर दबाते हैं, गन तेजी से आगे निकलती है, सॉरी बुलेट तेजी से आगे निकलती है और गन बड़ी तेजी से पीछे आता है। इसलिए गन से जब फायर करना सिखाते हैं ना, ट्रेनिंग होती है, तो एक प्रिकॉशन देते हैं कि गन गन बड़े वाले को कहते हैं, छोटे वाले को टीटी बोलते हैं, पिस्टल। गन बड़ा होता है, बंदूक। तो गन से जब फायर करते हैं ना, तो पहली प्रिकॉशन ये सिखाते हैं कि उसका जो पिछला हिस्सा है, ये जो ग्रिप बनी हुई है, इस ग्रिप से अटैच करो या अपने चेहरे से हटा के रखो। नॉर्मली ये कहते हैं कि इस ग्रिप से लगा कर रखो, यूं, क्योंकि जैसी ट्रिगर दबाओगे बुलेट बड़ी तेजी से आगे निकली, एज एन एक्शन उसका रिएक्शन होगा, रिएक्शन में गन बड़ी तेजी से पीछे आता है, इतना तेज पीछे आता है जितना तेज आप भाग नहीं सकते हो। इस वक्त दुनिया में जो सबसे तेज भागने का रिकॉर्ड है वो क्या कितना है? अप्रोक्सीमेट 12 मीटर पर सेकंड है, वो भी ओलंपिक का 100 मीटर रेस में 12 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 12 मीटर। गन तकरीबन इसी स्पीड से ना, यानी अगर बुलेट 1000 मीटर पर सेकंड से निकलती है तो गन तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड से पीछे आता है। बुलेट अगर 1500 मीटर पर सेकंड से आगे निकलेगी तो गन तकरीबन 15 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड से पीछे आता है, और वो बहुत तेज होता है कि अगर आपने इस सपोर्ट से हटाए बिना यू ऊपर रखकर फायरिंग की तो बुलेट तो आगे चली जाएगी कहीं, लेकिन फिर पहचान में नहीं आएगा कि फायर किया था किसने, क्योंकि वो आके आपके चेहरे से टकराएगा और आपका चेहरा बिगड़ जाएगा। तो रिकॉइल का वर्ड क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो मोमेंटम से रिलेटेड थी। तुम लोग के ज़हन पे मोमेंटम से रिलेटेड पहले कोई सवाल है तो पहले तुम लोग करो, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। उसकी वजह यह है कि नॉन आइसोलेटेड सिस्टम को पढ़ना इतना आसान काम नहीं है। अब मैं समझाता हूं कि यहाँ पर ये दो बॉडी है, कोलिजन कर रही थी, एक दूसरी की अप्लाइड फोर्स है। फर्स्ट को सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो आपको ग्रेविटी की फोर्स भी लेनी पड़ेगी, ग्रेविटी तो एक कर रहा है ना दोनों पे, वो भी लेनी पड़ेगी। फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन भी लेना पड़ेगा। एयर का प्रेशर होगा, वो भी लेना पड़ेगा। और इस लेवल पर हम इतने काबिल नहीं होते हैं कि इन तमाम चीजों को सामने रख के पढ़ लें। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है टॉपिक एनहेंस होता है। जैसे 9-10 में होते हो तो 9-10 में टॉपिक उसके हिसाब से, फिर 9-10 से जैसे ही फर्स्ट ईयर में आते हो ना तो वही टॉपिक थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है एनहेंसमेंट हो जाती है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा। प्रोजेक्टाइल मोशन ये डिफेंस में, जंग वगैरह में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वो जो हम मार्टर शेल फायर करते हैं, मिसाइल फायर करते हैं, इसी में मेजर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उनकी ट्रेनिंग होती है, कितने एंगल से फेंकना है, किस वेलोसिटी से फेंकना है, कहाँ पे गिरना है, ठीक है। अब बिल्कुल, लेकिन अच्छा आप सोचो जरा, हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हमने ग्रेविटी इग्नोर कर दी, एयर प्रेशर इग्नोर कर दिया, अर्थ की रोटेशन इग्नोर कर दिया। अरे ये सब इग्नोर कर दिया, लेकिन वहां पर जब मार्टर शेल फायर करेंगे दुश्मन पे तो वहां तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, वहां तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहां पर जो लोग ये काम करेंगे उनको सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कैलकुलेशन करना सिखाते हैं। बिल्कुल, के एयर प्रेशर को कैसे कंसीडर करोगे, कैसे कैलकुलेशन होगी, ठीक है, ग्रेविटी का क्या इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीजों को कंसीडर करके फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये लेवल छोटा था तो हमने पहले इन चीजों को इग्नोर करके आपको समझाया ताकि बेस बने, बेस बनेगा फिर इससे आगे बढ़ोगे। जैसे घर में पेरेंट ने आपको किचन में कुछ पकाना सिखाना था, तो सबसे पहले कोई बड़ा वो जो क्या कहते हैं खाना, यानी जैसे बिरयानी, डायरेक्ट तो वो नहीं सिखाएंगे ना। पहले तो रोटी बनाना सीख लो, चाय बनाना सीखो, इब्तिदा तो ऐसे ही होती है ना, हल्के से। फिर जैसे जैसे सीखते जाते हो ट्रेन होते जाते हो, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जो भी कुछ कहा जाए वो आप बनाने के लिए तैयार। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि जब स्टडी आप शुरू करते हो तो पहले बेस, फिर लेवल बढ़ता है तो टॉपिक एनहेंस होता है। इसलिए हम लोग नॉन आइसोलेटेड सिस्टम को यहाँ पे स्टडी नहीं करते। और कोई सवाल? ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं।